न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। पेश है हमारी खास पेशकश फायदे की चाह प्रगति की राह। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की अधिकांश आबादी आजीविका के लिए कृषि पर आधारित है। कृषि क्षेत्र से ही सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि के विकास और किसानों की खुशहाली के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। लिहाजा प्रदेश में किसानों के हित से जुड़ी अनेकों योजनाएं संचालित की जा रही हैं। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गौवंश आधारित जीरो बजट पद्धति को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कम लागत में अधिक उत्पादन हो और किसानों की आय बढ़ सके। इस रिपोर्ट में प्राकृतिक खेती लाभ अनेक। खेती में रसायनों के अधिक प्रयोग से अधिक पानी की आवश्यकता होती है। लगातार रासायनिक खाद के उपयोग से उपजाऊ भूमि की उपज क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रासायनिक खाद से उपजे अनाज से मनुष्य के अंदर के कहीं न कहीं धीमा जहर भी पहुंच रहा है। इससे लोग तरह तरह की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। अगर स्वास्थ्य जीवन की ओर उन्मुख होना है तो प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन करना जरूरी है। भारत सरकार ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत किसानों की आर्थिक हालात को सुधार के लिए कई कदम उठाए जाने का ऐलान किया है, जिसमें जीरो बजट खेती मुख्य बिंदु है। जीरो फार्मिंग के जरिए कृषि की पारंपरिक और मूलभूत तरीके पर लौटने पर जोर दिया गया है। जीरो बजट फार्मिंग में किसान जो भी फसल उगाएंगे उसमें फर्टिलाइजर कीटनाशकों के स्थान पर प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे। इनमें रासायनिक खाद के स्थान पर खरपतवार से बनी देशी खाद, गोबर, गौमूत्र, चने के बेसन, गुड़ और मिट्टी से बने खाद आदि का इस्तेमाल किया जाता है। खेती की आपने भी चर्चा की थी सर, कैसे खाद को कम करके खेती को बढ़ावा दिया जाए? इसके लिए सभी विकास खंडों में सात जनपदों के 47 विकास खंडों में योजना चलेगी और इस योजना में उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनको जो जीवामृत, नामृत और आत्माएँ के वो कराए जाते हैं, जो उसके लिए आवश्यक सामग्री है। इसके साथ साथ उनको बीज आदि के लिए भी अनुदान प्रदान करते हैं और उन्हें दूसरे जगहों पर भेज कर प्रशिक्षण देते हैं। हम परंपरागत खेती की तरफ लौटने की बात करते हैं, खाद से बहुत सारी बीमारियाँ और उनकी बात होती है। क्या ऐसा कैसे विभाग है, क्या आपका विभाग कैसे करेगा कि हम उस खाद की निर्भरता को कम करें और ये उसके लिए फील्ड योजना चलाई जा रही है। तो सबसे पहले जाएंगे बताया कि पहले 30 रुपये देते थे के लिए, अब 50 रुपये देते हैं, महीने में 1,500 उसके लिए देते हैं। जब वो बड़ी घटना है उसे जीवामृत, अनामृत और बीजामृत तैयार खेत में उसको मिला रहे हैं। तो ये जागरूक किया जा रहा है। इससे ये हमारे कृषि मंत्री शिवराज जी जिन्होंने 2 अगस्त खेती पर चर्चा की और अपनी जानकारी से अवगत कराया। हमारे साथ हैं हमारे बाबा जी और पद्म श्री से सम्मानित हमारे बड़े भाई आदरणीय पांडे जी। इनसे जानेंगे क्या है पांडे जी, 2 आधारित खेती और परंपरागत खेती की तरफ लौटने की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से खाद का उपयोग रसायन में होता है इससे बहुत सारी तमाम बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। तो सर इस खाद को कैसे कम किया जाए, खाद की जो उपलब्धता है इसको कम करके हम अपनी परंपरागत खेती की तरफ कैसे बढ़ें, इसके लिए क्या विचार है? आज कृषि और किसान का मौसम है। 100 की जगह 85 जोतो बीच में डालो आड़ी, तो जब ब्रह्मांड आए तो भाग खोजना करो। खेत में पानी को रोकिए। खेत में जो गाय है, भैंस है, बैल है, उनका जो गोबर है अपने खेतों में डालिए, क्योंकि ये व्यवस्था जो हरित क्रांति के नाम पर खाद थोपी गई, कीटनाशक दवाइयाँ थोपी गई, ये बहुत भी समय लगेगा हमको जब एक खेती को बनाने में बहुत समय लगेगा। लेकिन फिर मुझे पूरा विश्वास है कि किसान आप सबके सहयोग से, वरिष्ठ मीडिया के साथियों के सहयोग से किसान इसको लौट रहे हैं। ये बीमारियाँ जो खाद के भोजन से हो रही हैं उनसे निपटने के लिए भले ही उत्पादन कम हो रहा हो, पर हमको जैविक कृषि करनी पड़ेगी। युवा जो किसान है, प्रगतिशील किसान है, ऐसा एक प्रयास कर रहे हैं। मैं आपने वो समय भी देखा होगा जो आपके बाप दादा जाते थे खेतों में, क्योंकि आप इस क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं।
हम उस समय जो मोटे अनाज से कहा जाता था कि गेहूँ और चना, गेहूँ तो बहुत मुश्किल से खाने को मिलता था, चने का आटा लोग पीस करके खाते थे, और जब कोई त्योहार आता था या रिश्तेदार आते थे तब गेहूँ का आटा मिलता था। तो आज हम पुरानी परंपरा की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन हमारी जो खेती है हम उसको आधुनिक की तरफ करना चाहते हैं, आगे रह सकते हैं। और दुनिया में जब परिवर्तन होता है तो प्रभाव तो सब जगह पड़ता है। भारत सनातन का देश है, मुझे पूरा विश्वास है पुनः हम इसी जो पुरखों की खाद्यान्न व्यवस्था थी उसी की तरफ लौटेंगे। भोजन कृषि विपणित होगा, भोजन फिर हमारी इसी थाली का आएगा जो किसान पैदा करेंगे। थोड़ा हम लोग भटक गए थे, फिर रास्ते में आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। किसान बहुत समृद्धशाली है, समझदार है, इस देश का अन्नदाता है, 140 करोड़ को भोजन देता है। खेत का पानी खेत में, गाँव का पानी गाँव में, घर का पानी घर में। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद है। ये थे हमारे साथ पद्मश्री से सम्मानित हमारे आदरणीय बड़े भाई पांडे जी, जिन्होंने एक बार फिर परंपरागत खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया है और गौ आधारित खेती की तरफ कि कैसे बढ़ा जाए, ये उनके विचार अपने जाने। आइए चलते हैं और जानेंगे यहाँ के लोगों से क्या है उनकी राय। जीरो बजट खेती की राह पर बुंदेलखंड। आपको बता दें कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती किसान की आय दोगुनी करने का सबसे सस्ता माध्यम है। प्रदेश में निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों को गौ आधारित प्राकृतिक कृषि और अन्य गौ उत्पादों को प्रशिक्षण केंद्र में विकसित की जा रही है, जो बुंदेलखंड को जीरो बजट खेती के माध्यम से संभव हो सकेगा। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। हमारे साथ हैं भारत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष नरेंद्र सिंह। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि परंपरागत खेती और आधुनिक खेती इन दोनों के बीच में हम कैसे सर्वाइव करेंगे और बहुत सारे जो केमिकल और फर्टिलाइजर का यूज़ हो रहा है इससे कैसे निजात पाया जाए और जो बढ़ती हुई बीमारियां हैं इनको कैसे बताया जाए। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज की डेट में अगर हम देखेंगे ट्रेडिशनल खेती की तरफ सरकार फिर से वापस जा रही है और हम जो आधुनिक खेती है, आधुनिक खेती में जिस तरीके से फर्टिलाइजर के और केमिकल और पेस्टिसाइड की यूज होता था उससे कौन कौन सी बीमारियां असर होती थी और कैसे उसके दुष्प्रभाव को रोका जा सकता। जो अभी आपने ये प्रश्न किया ये बहुत ही सारगर्भित और आज के समय में अति उपयोगी इस दृष्टिकोण से भी हो जाता है कि पूरा भारत सरकार के साथ साथ सभी बुद्धिजन इस समय प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से हमको शुद्ध अनाज मिले। शुद्धता का तात्पर्य ये होता है कि जो रसायनों का प्रयोग हो रहा है और रसायनों का प्रयोग भी अवांछित तरीके से किया जा रहा है, उसके दुष्परिणाम अब मानव जीवन पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ परिणाम तो सीधे सीधे प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, जैसे कि मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं जो खान और भोजन के कारण, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं जो सामान्य मानव के दृष्टिगोचर नहीं होती, जैसे कि मृदा का स्वास्थ्य रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से धीरे धीरे खत्म होता चला रहा है। दूसरा, वातावरण जो हमारा प्रदूषित हो रहा है, जो हमारा पेयजल प्रदूषित हो रहा है, वह प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता है, लेकिन ये भी एक दुष्परिणाम है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि इस आधुनिक खेती की बदौलत आज हम इतनी उत्पादकता प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अगर हम फिर से प्राकृतिक खेती की तरफ, जैविक खेती की तरफ या परंपरागत जो हमारी खेती होती थी उस तरफ जाएं तो ये कैसे संभव है। इस प्रश्न के लिए हमको एक चीज़ समझना बहुत आवश्यक होगा। पौधों को भोजन चाहिए, भोजन मिट्टी से मिलता है, लेकिन वह मिट्टी में भोजन आता कहाँ से है, ये महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम बात करें, आपने कहा कि भोजन मिट्टी से आता है और जिस तरीके से फर्टिलाइजर का यूज़ हुआ है, पेस्टिसाइड का यूज़ हुआ है, वो मिट्टी पूरी तरीके से बिगड़ गई है और उसमें वो पोषक तत्व नहीं है जिसकी वजह से वो फसलें उतनी अच्छे से ग्रो करना है। तो इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे? जी, लेकिन इसी को हम प्रारंभ करें इस दृष्टिकोण से कि आज अगर हम अपने देश में ही बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जिनको कहा जाता है कि वहाँ पर आज बहुत सारी उर्वरक डाले जा रहे हैं लेकिन उसका परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, तो उसका कारण यही है कि मृदा में उर्वरक होते हुए भी पौधे उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं, जबकि मृदा की संरचना और उसमें उपलब्ध सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या पर्याप्त मात्रा में ना हो।
ध्यान देने की जो बात है, हम जो सूक्ष्म जीवाणु कह रहे हैं, यह दिखाई नहीं देते, लेकिन मिट्टी में असंख्य करोड़ों की संख्या में एक एक ग्राम में पाए जाते हैं, जो मिट्टी को भोजन उपलब्ध कराने से लेकर के मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होते हैं। जो प्राकृतिक खेती है वह इसी सूक्ष्म जीवाणुओं के उपयोग के आधार पर ही आधारित है। देखिए, बुंदेलखंड में तो ऐसे ही जो कृषि की परिस्थितियां हैं वह अत्यंत भीषण होती हैं कृषि के दृष्टिकोण से, जहाँ पर जलवायु के दृष्टिकोण से अगर देखें तो वर्षा साल भर नहीं होती है, वर्षा की मात्रा बहुत सीमित है, तापमान 50 डिग्री तक पहुँचता है गर्मी में, तो ठंडियों में 5 डिग्री तक पहुँचता है। इसके अलावा किसानों की जो आर्थिक दृष्टि है उस दृष्टिकोण से जो वे बहुत अधिक संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ये सारी परिस्थितियाँ अगर हम देखें तो ये प्राकृतिक खेती या जैविक कृषि के लिए उपयोगी है। यहाँ की जो फसलें हैं वह कम संसाधनों में भी बहुत अच्छी हो सकती हैं। विश्वविद्यालय ने इस दृष्टिकोण से जो प्रयास शुरू किए हैं वह यहाँ पर एक इकाई की स्थापना की गई है, जिसमें जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के अनेक प्रयोग प्रारंभ किए गए। गोवंश आधारित प्राकृतिक खेती का मुख्य आधार देसी गाय, गोबर, गौमूत्र और कुछ कृषि उत्पादकों को मिलाकर बनाने वाले जीवामृत और घन जीवामृत में जमीन को उपजाऊ बनाने और फसल को पोषण देने की प्राप्त क्षमता होती है। निराश्रित गायों के पालन पोषण के लिए गोपालकों को प्रतिमाह प्रति गाय 1500 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। देसी गायों के पालन और उनके गोबर के इस्तेमाल से बेहतर खेती की जा सकती है और काफी पानी बचाया जा सकता है। ऐसे में सूखे का दंश झेलने वाले बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती किसी वरदान से कम नहीं है। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन। दरअसल कम खर्च में अधिक पैदावार प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य है। किसानों को महंगे बीज, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की खरीद के चंगुल से मुक्त कराना है। किसान प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर खेती कर आत्मनिर्भर हो जाएंगे। कम लागत लगने से खेती करने पर किसानों को अधिक मुनाफा प्राप्त होता है। सोने पे सुहागा यह है कि इस विधि से जो भी फसल उगाई जाती है वह सेहत के लिए काफी लाभदायक होती है, क्योंकि इसे उगाने के लिए किसी भी तरह के रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण योगी सरकार प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। एक और किसान जानेंगे कि इनका क्या तरीका है, कैसे वो दाल खेती और प्राकृतिक खेती को बात कर रहे हैं कि खाद मुक्त ऑर्गेनिक खेती की वो कैसे करो। तो क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? हम एक परंपरागत खेती की तरफ लौटने की बात, जिस तरीके से आज से बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं और हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ लौटने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री भी मिलेट्स की बात करते हैं, मोटे अनाज की बात करते हैं, और कैसे होगा ये और कैसे इनका उत्पादन बढ़ेगा और कैसे हम खाद की निर्भरता को खत्म करें। वो हम लोग पहले से कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज गाय हमारी राजनीतिक पशु के रूप में पहचान बनाती है, आज भाजपा को सत्ता तक पहुंचाने वाली ये गाय आज अपनी ही दुर्दशा पर रो रही है, रोड में बैठी है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो कैसे ये हालत सुधरेगा? लोग अपनी गायों को अन्ना कर देते हैं। उससे हम परंपरागत खेती कर सकते हैं, गाय के गोबर से कर सकते हैं, भैंस के गोबर से कर सकते हैं। सबसे जानवर होते हैं उसका खाद एक गड्ढे में बना करके और अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं। अगर हम देखिए सब्जियों की बात करें, इस समय सब्जियाँ भी बहुत पॉल्यूटेड आ रही हैं, बहुत सारी बीमारियाँ इंजेक्शन और केमिकल के, उनको कैसे खत्म करें? मैं ये मानता हूँ कि उनके लिए सरकार केमिकल बना रही है। सरकार को स्वयं केमिकल जनता तक नहीं पहुँचाना चाहिए। क्योंकि पहले सरकार ने इंजेक्शन बनाया था गाय और भैंस को दूध निकालने के लिए,
वो बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ। सरकार ने उसे बंद कर दिया, उससे बहुत जानवर मर गए और जानवर मरने के बाद जो गिरफ्त कौड़ी खाते थे वो भी हमारे देश से बाहर चले गए, वो भी उनको भी कैंसर हो गया, उनको भी दूध पीने वाले बच्चों बच्चे और लोगों को भी नुकसान हुआ। नुकसान हुआ सर, बहुत नुकसान हुआ। सरकार ने बंद किया, बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है सरकार ने बंद कर दिया। मैं चाहता हूँ कि केमिकल वाली जो चीज़ें हैं जैसे डॉक्टर में इंजेक्शन लगा देते हैं वो रात बहुत बड़ी हो जाती है। ये केमिकल चीज़ें किसानों को सब्जी पैदा करने वालों को ना दिया, ऐसी चीज़ें दिया है जो किसी व्यक्ति को या किसी सब्जी खाने वाले को, किसानों को, मजदूरों को, अधिकारियों को नुकसान ना हो, ऐसी चीज़ें बना करके दिया। सरकार के प्रयास प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र पोषित नेशनल मिशन एंड नेचुरल फार्मिंग। योगी सरकार ने प्रदेश के 49 जनपदों की 85,710 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती कराने की व्यवस्था की, जिसे भारत सरकार ने स्वीकृति सहित धनराशि दे दी है। बुंदेलखंड में 23,500 हेक्टेयर क्षेत्र में गौ आधारित प्राकृतिक खेती के कार्य शुरू। गंगा तट के 1038 ग्राम पंचायतों में व्यापक रूप से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा। 27 जिले, 21 नगर निकाय, 1038 ग्राम पंचायतों और 1648 राजस्व ग्रामों में विशेष रूप से जागरूकता। गंगा किनारे कुल 49,009 क्लस्टरों के 92,180 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती कराई जा रही है। पहले चरण में 1038 ग्राम पंचायतों में मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं, जो गांवों में जाकर किसानों को गो आधारित खेती की प्रशिक्षण दे रहे हैं। पहुँचे इस समय छनेरा लालपुर और हमारे पास यहाँ पर एक और प्रगतिशील किसान असलम भाई हैं। ये असलम भाई जो पिछले लगभग 12-13 साल से खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती में उनका अच्छा कमांड है और उसकी क्या लाभ हानि है और क्या क्या वो है उनसे जानेंगे। सर नमस्कार। सर क्या नाम आपका? मोहम्मद असलम खान। असलम भाई क्या करते हैं? मैं किसान हूँ और पिछले 2002 से मैं कृषि कार्य कर रहा हूँ और लगभग 2010 से मैं सतत जैविक प्राकृतिक कृषि कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जिस तरीके से रासायनिक खेती के बहुतायत आ रही और रासायनिक खादों का जो मिलना अनुपलब्धता रही, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बहुत इसमें लागत बहुत आती थी, तो ऐसे में आप प्राकृतिक खेती की तरफ कैसे मुड़े और इससे क्या क्या लाभ? सर ये घटना है जो मेरी जीवन की सबसे बड़ी घटना है और ये मेरी जीवन को टर्न देती है। मैं एक बार ऐसे सर्च कर रहा था और मैंने सर्च किया कि एक बच्चा जो नवजात था तो माँ का दूध पी रहा था, उसको भी कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स उसके ब्लड में पाए गए, उसके दूध में पाए गए माँ की, और पता चला कि इसी वजह से वो बीमार था क्योंकि वो जहरीले रसायनों से प्रयोग किए हुए गेहूँ चावल दाल सब्जियाँ खा रहा था। तो मेरा ये लगा मुझे कि मैं तो यही कर रहा हूँ, मैं भी अपने पिता को, अपनी माता को, अपने बच्चे को यही खिला रहा हूँ। मैं अन्नदाता कहलाता हूँ, एक किसान, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनको जहर दे रहा हूँ। फिर मैंने अपनी कृषि की महत्व का गठन किया और फिर मैं आज 2020 से सतत प्राकृतिक जैविक कृषि कर रहा हूँ। जो आपने कहा वही सब निश्चित रूप से ये समस्याएँ कि दिन प्रतिदिन रासायनिक खादों का मूल्य बढ़ता जा रहा है, पेस्टिसाइड का मूल्य बढ़ता जा रहा है और फाइनली अगर हम देखें तो जो हमारी कृषि है उसकी उत्पादन लागत बढ़ती जाएगी और आउटपुट तो निकल नहीं रहा है क्योंकि उत्पादन फिक्स हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम अपनी खेती के तरीके को बदलते हैं, हम रासायनिक खेती से शिफ्ट करते हैं जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में, तो निश्चित तौर पे किसान के पास ढेर सारे विकल्प होते हैं केमिकल फ्री जहर मुक्त भोजन पाने के लिए और कम से कम लागत में अच्छी गुणवत्ता। अगर हम बात करें केमिकल और पेस्टिसाइड्स की, इनका इस्तेमाल जितना खेती में होता है उससे कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं और क्या क्या नुकसान? देखिए ऐसा मैं आपको डेटा के साथ तो बता नहीं पाऊँगा कि ये लेकिन लगभग आपने जो अनुभव में देखा सर और जो अध्ययन किया है लिटरेचर के माध्यम से, यहाँ पे कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, स्किन डिसीज़, किडनी की डिसीज़, ये सारी डिसीज़ हैं और ये टोटली आपकी लाइफ स्टाइल को, आपकी पूरी बॉडी को खा जाती है। और अगर हम सतत इनका यूज़ करते रहेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनरल वाला यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि अगर हम इन पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया हुआ भोजन खाते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले 10 सालों में पूरी जो नेक्स्ट जनरेशन की इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। ये छोटी से छोटी बीमारियों से आज मार्केट में मिलने वाली सब्जियां भी बहुत पॉल्यूटेड हैं, तो
यहाँ सब्जी व्यवसाय में और खासकर खेती में सब्जी को लेकर के क्या कुछ किया जाए? सब्जी को लेकर के सर मेरा खुद का अनुभव है और हमने देखा है यहाँ पे बाड़ा की जो भूमि है सब्जियों के लिए बहुत अच्छी है और यहाँ पे सब्जी भी प्राकृतिक तरीके से की जा सकती है। सब्जियों के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज आता है कीट रक्षकों का, क्योंकि कीट पतंगे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं सब्जियों में। लेकिन हमारे यहाँ पे पिछले लगभग 2010 से 14 वर्ष हो गया है मुझे, मैं स्वयं ये प्राकृतिक कीट रक्षक बना रहा हूँ और इनके अच्छे परिणाम आ रहे हैं सर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए बुंदेलखंड के 7 जनपदों के 43 विकास खंडों में योजना की शुरुआत कर दी है। प्रत्येक ब्लॉक में 500 हेक्टेयर क्षेत्र में चरणबद्ध ढंग से विकसित किया जा रहा है। प्रथम चरण में वर्ष 2022 से 2023 से 2025 से 2026 में 23,500 क्लस्टर व दूसरे चरण में वर्ष 2023 और 24 से 2026 और 27 में 335 क्लस्टर कुल 2350 हेक्टेयर भूमि में प्राकृतिक खेती किए जाने का प्राविधान किया गया है। प्रत्येक क्लस्टर 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल का होगा। जनपद स्तर पर समस्त कृषि कर्मी कृषि वैज्ञानिकों प्राकृतिक खेती से जुड़े कृषकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती हेतु किसानों को प्रोत्साहन स्वरूप आवश्यक सहयोग भी दिया जा रहा है। बांदा से के न्यूज के लिए संवाददाता भगत सिंह की रिपोर्ट। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जीत गई मेरा इनाम। आपने तो हीरे का वादा किया था। पहले से ही तो हीरा बनता है पहले। पर उसमें तो सालों लग जाएंगे। थैंक गॉड, ज़ूपी लूडो पर जीत के पैसे कर सकते हैं इंस्टेंटली विड्रॉ। तो आप भी zupi.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें।